कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। वहीं दच अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी रोनिका को मन ही मन गुस्सा आने लगता है। आखिर दच को हुआ क्या है? वो मेरी बातों का रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? वो सोचती है क्यों ना उसके गुस्से को भड़काने के लिए कुछ बड़ा बोला जाए जिससे उसका गुस्सा फूट पड़े। वो तुरंत बोली, दच मैंने पता लगवाया था, तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा पर ये तुम्हारी वाइफ आरोही है। दच ये सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। तभी रोनिका तुरंत दच के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोली, हाँ दच, मैं सच कह रही हूँ, ये कोई आरू नहीं, तुम्हारी वाइफ आरोही है। मैं यही बताने के लिए तुम्हारे पास आई थी। तभी दच कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर रोनिका हैरान रह गई। रोनिका बोलती है, मुझे लगता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। आई डोंट नो, लगता है कि ये भी झूठ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई है, ये निखिल के लिए तुम्हें छोड़कर। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसे अपने ऊपर दच की जलती हुई निगाहें महसूस हुई। वो घबरा गई और उसके ऊपर नजर इधर उधर करके देखने लगी। तभी दच गुस्से से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो रोनिका? तभी रोनिका हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। फिर वो नाटक करते हुए जाने लगती है। तभी दच उसे रोकते हुए बोला, रोनिका स्टॉप, आई एम टेलिंग यू, व्हाट आर यू सेइंग? ये सुनकर रोनिका के होठों पर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है। वो कुटिल मुस्कान लिए पीछे मुड़ती है और कहती है, दच मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं तो बस ये बोलना चाहती थी कि तुम मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आरोही ने निखिल के कारण ही तुम्हें छोड़ दिया हो, और मुझे पता चला है कि आरोही के बच्चे भी हैं जो निखिल के ही हैं। वो दच की तरफ देखने लगी, जो कि अभी तक गुस्से से लाल हो गया था और पूरी तरह से तमतमाया हुआ था। दच को गुस्से से तमतमाया हुआ देखकर रोनिका मनी मन खुश हो रही थी। वो मनी मन बोली, मेरा प्लान तो पूरा होते जा रहा है और दच खुद आरोही को खुद से दूर कर देगा, फिर उससे बहुत दूर चला जाएगा। दच गुस्से से तिलमिलाया हुआ था और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बैठा हुआ था। तभी रोनिका बोली, प्लीज प्लीज तुम छोड़ो उसको, जाने दो। आरोही उसके साथ रहना चाहती है तो सो व्हाट, तुम जाने दो। वैसे भी तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन है भी नहीं। उसने तुम्हारे साथ वैसे भी पहले बहन के साथ लापरवाही किया और आज तक तुम्हारी बहन कोमा में है। रोनिका आगे बोली, ऐसी मुसीबत में भी वो तुम्हें छोड़कर चली गई, वो भी उस निखिल के लिए। कितनी गिरी हुई है ये, मुझे नहीं पता था कि वो इस टाइप की है। रोनिका आरोही के खिलाफ दच को भड़काई जा रही थी। दच अपने गुस्से को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। तभी अचानक रोनिका का मोबाइल बज उठा। रोनिका पहले तो इग्नोर कर रही थी, पर जैसे ही उसने फ्लैश वाले नंबर को देखा तो एक पल में उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। वो जल्दी से दच की तरफ देखकर बोली, आई हैव अ इम्पोर्टेंट कॉल। वो तुरंत ही मोबाइल पर आ रहे नंबर को उठाकर धीरे से कॉल पिक करके रूम से बाहर निकल गई। वहीं रोनिका के जाने के बाद दच अपने पास में रखे हुए ग्लास टेबल पर गुस्से से एक पंच मारा, जिससे ग्लास का टेबल टूटकर चूर हो गया। उस टेबल के टूटने की आवाज रोनिका के बाहर निकलते हुए उसके कानों में पड़ी और उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो कुटिल मुस्कान लिए बोली, आई नो, अब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं बचेगा। ये कहते हुए मुस्कुराकर बातें करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं दच कुछ सेकंड बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और मुस्कुराते हुए बोला, कोई नहीं, अब तुम जो चाहती हो वो मैंने कर दिया। एक दिन मैं तुमसे सारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से नहीं बुलाया तो मेरा नाम भी दच खन्ना नहीं। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है। हालांकि दच को कंफर्म नहीं था कि सब कुछ रोनिका ने ही किया है, पर कहीं ना कहीं उसे डाउट था, इसलिए वो सारी सच्चाई जानना चाहता था। उसे ये लगता था कि शायद रोनिका के साथ कोई और भी मिला हुआ है। बस वो सच्चाई जानना चाहता था कि आखिर कौन है जो उसके साथ मिला हुआ है, किससे मिलकर रोनिका ये सारा प्लान कर रही है। वहीं कुछ देर बाद दच का असिस्टेंट रोहित आया। उसने जैसे ही रूम में एंटर किया और रूम की हालत देखी तो वो एक पल के लिए चौंक गया। वो हैरानी से दच की तरफ देखने लगा और दच बिना किसी भाव के सोफे पर पैर पे पैर चढ़ाए बैठा था और अभी भी वो सिगरेट के कस लिए जा रहा था। रोहित दच की तरफ देखकर मनी मन बोला, क्या डेविल बॉस है, उनकी ऐसी हालत कर दी है और कैसे आराम से बैठकर सिगरेट की कस ले रहा है, जैसे मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। तभी दच उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, अगर मनी मन मुझे कोस लिया हो तो यहाँ आने का रीजन बताओ। रोहित हड़बड़ा कर बोला, नो नो सर, मैं क्यों कोसूंगा,
आपको हिम्मत करके कहाँ सर, वो अभी इतना ही बोला था कि तभी दच बोला, जो बोलना है क्लियर बोलो। रोहित अपने हाथों में पकड़े हुए फाइल को दच की तरफ बढ़ा दिया। दच ने जब वो फाइल खोल कर देखा तो उसमें कुछ फोटोज थी, और उन फोटोज को देखने के बाद दच के चेहरे के भाव बदल गए। फिर उसकी आंखों में गुस्से के भाव आ गए और होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। एक एक फोटोज को बड़े ध्यान से देख रहा था। वहीं रोहित भी दच के एक्सप्रेशन को देख रहा था। वहीं दच उस फाइल को देखने के बाद फाइल को वहीं टेबल पर फेंकते हुए बोला, नाउ स्टार्ट टू नेक्स्ट स्टेप। तुरंत बोला, मीटिंग फिक्स करो, मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। ये सुनते ही रोहित के होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, अब आ गए बॉस, अपने रोमांटिक अंदाज में। ये कहते हुए रूम से बाहर निकल गया। वहीं दच मुस्कुराते हुए सोफे पर आराम से पीछे की तरफ से सिर टिकाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसके सामने उसकी वाइफ यानी आरोही का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया, जिससे उसके होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। वो उस तरह मुस्कुराता हुआ बोला, वाइफी, आई एम कमिंग। जल्दी ही हमारे बीच की दूरियां मिट जाएंगी, हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। ये सोचते हुए दच को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए काफ़ी देर तक बैठा रहा। वो रोहित अपने काम पर लग गया था। आरोही भी अपना मीटिंग खत्म करके निखिल के साथ वापस आ गई थी। वो निखिल की तरफ देखकर बोली, जल्द से जल्द सारी पैकिंग कर लो, हमारी मीटिंग हो गई है, हम आज रात के यहाँ से निकल जाएंगे। निखिल भी उसकी बातों को सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। आरोही जल्दी से अपने रूम में पहुंची और क्रिस थ्रेस को देखकर बोली, बच्चों, तुमने अपनी मासी को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? वहीं क्रिस थ्रेस के साथ में जिया भी बैठी हुई थी। जिया तुरंत बोली, इतने प्यारे बच्चे हैं, ये क्या मुझे परेशान करेंगे? उल्टा तुझे तो ये पूछना चाहिए कि कहीं मैंने तो इन्हें नहीं परेशान किया। ये सुनकर क्रिस और त्रिस मुस्कुरा दिए और बोले, नहीं मम्मा, मासी तो बहुत अच्छी है। ये सुनकर आरोही मुस्कुराई और अपने दोनों बच्चों के गालों को प्यार से टच करते बोली, बच्चों, आप लोगों के जो भी खिलौने हैं उन्हें जल्दी जल्दी पैक कर लो, क्योंकि आज रात ही हमें यहाँ से निकलना है। ये सुनकर क्रिस और त्रिस का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया और वो तुरंत ही अपने रूम से चले गए। तभी जिया आरोही की तरफ हैरानी से देख रही थी और आरोही उसे इग्नोर करते हुए पैकिंग करने के लिए दूसरे रूम में जाने लगी। तभी जिया उसे रोकते हुए बोली, आरोही, ये तू क्या कह रही है? क्या तू सच में जा रही है? तभी आरोही बोली, हाँ मैं जा रही हूँ। वैसे भी मुझे अभी इंडिया में नहीं रहना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा। ये सुनकर जिया के चेहरे के भाव ही बदल गए। वो मन में बोली, अब मैं अपना काम कैसे करूं? रोहित ने मुझे धमका के रखा है, मुझे अपना काम किसी ना किसी तरीके से करना ही होगा। आज मुझे किसी ना किसी तरीके से दक्ष जीजू से आरोही को मिलाना ही होगा। जिया बोली, चाहे कुछ भी हो, मैं दक्ष जीजू की आंखों में वो तड़प, वो बेचैनी आज भी देखा है, जो मैंने पहले देखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हाल में अपनी फ्रेंड को उसके प्यार से मिलाना है। वैसे भी मैंने आरोही की आंखों में दक्ष जीजू के लिए प्यार देखा है। चाहे वो कुछ भी कर ले, कि वो दक्ष जीजू को भूल चुकी है, वो आगे बढ़ गई है, पर मुझे पता है वो अभी भी आगे नहीं बढ़ी है और वो वहीं पर है जहाँ वो 5 साल पहले थी। मुझे किसी भी हाल में उन दोनों को मिलाना है और उस विलेन को भी सामने लाना है। उसका भी तो अंत होना चाहिए। ये कहकर वो मुस्कुराई और फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। वहीं आरोही अपनी सारी पैकिंग कर चुकी थी और जिया उसके पास जाकर बोली, अरे आरोही, तू जा रही है? पर एक बार चलकर तुम मेरे साथ कॉफ़ी तो पी सकती हो ना? आरोही उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखकर बोली, तू क्या बकवास कर रही है? तभी जिया बोली, मेरी बात मान यार, यहाँ की कॉफ़ी गजब है, चल मेरे साथ, मैं तुझे एक जगह लेकर चलती हूँ। क्या तू अपने फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं करेगी? आरोही उसे घूरने लगी और बोली, अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे? तभी जिया बोली, उन्हें भी अपने साथ ले ले। तभी आरोही जिया की बात सुनकर बोली, तू कैसी बात कर रही है? अगर बच्चे अभी गए तो थक जाएंगे, फिर सफ़र कैसे करेंगे? तभी निखिल उस रूम में आ गया और आरोही की तरफ देखकर बोला, ए भी, सारी पैकिंग हो गई है? तभी आरोही बोली, हाँ सारी पैकिंग हो गई। जिस पर जिया बोली, अरे ये है ना, ये दोनों बच्चों को संभाल लेगा, तब तक हम लोग घूम के आते हैं। चल ना यार, ये लास्ट मोमेंट है, फिर तू चली जाएगी तो फिर पता नहीं कब हम मिलेंगे। ये सब देख कहते हुए जिया मासूम सा फेस बनाकर आरोही की तरफ देखने लगी। आरोही उसे चाह कर भी मना नहीं कर पाई और बोली,
तू इतना ही कह रही है तो चल ठीक है, हम लोग साथ में चलते हैं। ये कहते हुए आरोही अपने हैंड वॉच की तरफ देखी, जिसे देखकर उसे लगा कि अभी काफ़ी टाइम है। तो वो कहती है तो ठीक है, और निखिल की तरफ देखकर बोली, तुम क्या दोनों बच्चों को देख लोगे? तब निखिल बोला, ओके, वैसे भी ये तो हमारे बच्चे हैं। ये सुनकर जिया आंखें सिकोड़ते हुए निखिल की तरफ देखी तो निखिल डर से क्रिस त्रिस की तरफ चला गया। जिया आरोही को लेकर रूम से बाहर आई और कॉरिडोर से होते हुए नीचे की तरफ कैफे में जाने लगी। वहीं जिया ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उसने पहले ही रोहित को एक मैसेज कर दिया था और रोहित भी पूरी तरह से तैयार था। वो दोनों वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था और चारों तरफ अंधेरा था। आरोही जिया की तरफ देख कर बोली, जिया ये क्या है, इतना अंधेरा क्यों है? जिया बोली, मुझे भी नहीं पता, लाइट चली गई होगी, एक मिनट मैं देखती हूँ। ये कहकर वो इधर उधर स्विच बोर्ड ढूंढने लगती है। ये सब तो उसका प्लानिंग था और वो धीरे से वहां से निकल लेती है। तभी आरोही जिया जिया आवाज देते हुए आगे बढ़ती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है एक फ्लैश लाइट जल उठती है। आरोही जब उस फ्लैश लाइट की तरफ देखती है तो सामने लगे एलईडी की तरफ देखकर वो चौंक जाती है, जिसमें एक वीडियो और फोटोज चलने लगते हैं। जैसे जैसे आरोही वीडियो को देख कर तो वो हैरान रह जाती है। ये वीडियो 5 साल पहले क्लब के होटल रूम का था, जिसे देखकर आरोही ने गलत समझ लिया था और वहां से चली गई थी। वीडियो को देखकर आरोही के चेहरे के भाव बदल गए। एक पल के लिए तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और जैसे ही वो देखी कि दच उस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं था, कैसे रोनिका दच की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे दे रही थी, जिसे देखकर आरोही के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे रोनिका पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और दच के लिए चिंता हो रही थी। वो समझ गई थी कि उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दस तो वहीं बेहोश हो गया था। रोनिका उसे बहाने से होटल रूम में लेकर चली गई थी। होटल रूम का वीडियो है जिसमें दच जाकर चुपचाप से सो गया था और रोनिका झूठ मूठ का नाटक कर रही थी। ये सब देखकर आरोही के तो आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपनी नजर इधर उधर घुमाकर दच को ढूंढने लगी। उसे यही लग रहा था कि हो ना हो दच यहीं कहीं होगा। वहीं वो रुआसी हुई आवाज में बोली, मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना, कहते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी वहां की सारी लाइट ऑन हुई। लाइट ऑन होते ही आरोही की नजर सामने खड़े इंसान पर जाकर टिक गई। दक्ष जो कि अपने होठों पर हल्की स्माइल लिए पैंट की पॉकेट में हाथ डाले बड़ी स्टाइल से खड़ा था। आरोही ने दक्ष को देखा तो कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मन ही मन बोली, दक्ष। ये कहते वो आगे बढ़ी। दक्ष भी ये सब कुछ देख कर थोड़ा भावुक हो गया था और उसकी आंखें भी नम हो गई थी, पर वो खुद को संभाले हुए आगे बढ़ा। वहीं आरोही दौड़ते हुए दक्ष के पास गई और उसके गले से लग गई। दक्ष तुरंत आरोही को अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में जकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा तो वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। दोनों यही सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारा सपना है। अगर ये सपना है तो ये सपना कभी ना टूटे। ऐसा सोचकर वो दोनों एक दूसरे को काफी देर से जकड़े हुए थे। कुछ देर बाद आरोही दक्ष से दूर होने लगी, लेकिन दक्ष उसे नहीं छोड़ता है और वो तुरंत आरोही के होठों पर अपने होंठ रख देता है। दक्ष के ऐसा करने पर आरोही एक पल के लिए कुछ नहीं बोलती है और वो बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसके बारे में उसने अभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। वहीं दक्ष को जैसे एहसास होता है कि आरोही कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वो तुरंत आरोही के कमर में एक हाथ डाल उसे अपने करीब चिपका लेता है। फिर अपने दूसरे हाथ से आरोही की आंखों को बंद करते हुए धीरे से बोला, फील इट वाइफी, फील इट। ये सुनकर आरोही के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो भी उसके सॉफ्ट किस में उसका साथ देने लगती है। धीरे धीरे उनकी सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल जाती है। वो पैशनेट किस करते हुए एक दूसरे में खोए रहते हैं। अभी सालों बाद वो एक दूसरे के इतने करीब आए थे। हालांकि दक्ष ने जबरदस्ती से कई बार किस किया है, पर आरोही कभी उसे फील नहीं करी थी। बट आज आरोही उसे फील भी कर रही थी और उसका साथ भी दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती है वो दक्ष से प्यार नहीं करती, उसकी कोई चिंता नहीं है, बट वो दक्ष से बहुत प्यार करती है। और हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, वो उसका सच्चा प्यार है, तो दक्ष से नाराज कैसे हो सकती है? और आज तो उसकी सारी सच्चाई भी उसके सामने आ गई है, फिर वो कैसे उससे नाराज होकर रह सकती है? दक्ष किस करते हुए ही आरोही के कमर पर हाथ रखकर उसे ऊपर उठाता है, जिससे आरोही के दोनों पैर दक्ष के कमर के चारों तरफ लिपट जाते हैं।
दच उसे किस करते हुए एक रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं उन दोनों को इस तरह से जाते हुए जिया, निखिल, रोहित जो देख रहे थे, अभी उनके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तीनों मुस्कुराते हुए बोले, चलो अब इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम दूर हुई और अब बस उस विलेन को सबक सिखाना है। जिया बोली, उस चुड़ैल को तो मैं चटनी बनाकर खा जाऊंगी। जिया की बात सुनकर रोहित उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा तो जिया उसकी तरफ देखकर बोली, ऐसे क्या देख रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। बड़ी आई रोनिका कहीं की, इसकी तो मैं ऐसा हाल करूंगी कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। रोहित मन ही मन बोला, आ गई चंडी देवी अपने असली रूप में। वहीं दत्त आरोही को लेकर रूम की तरफ बढ़ गया और बेड पर जाकर लेट गए। वे दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को चूम रहे थे। इस बीच दोनों के बीच कि किस ब्रेक नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे को उसी तरह चूमने जा रहे थे। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद जैसे ही दक्ष को एहसास हुआ कि आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके होठों को धीरे से छोड़ देता है, पर उसे नहीं छोड़ता है। आरोही को अब एहसास होता है कि दक्ष उसे लेकर रूम में आ गया है और वो अभी बेड पर लेटी हुई है। इस वक्त आरोही बेड पर नीचे की तरफ थी और दक्ष उसके ऊपर। ये सिचुएशन काफी रोमांटिक था। आरो ये देखकर शर्म से अपनी नजरें नीचे करने लगती है। तभी दस अपने हाथों की उंगलियों से उसकी चिन को ऊपर करते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें पता है तुम आज भी उतना ही शर्माती हो जितना पहले शर्माती थी, और तुम्हारी यही अदा मुझे हमेशा पसंद आती है। ये कहते हुए दच आरोही की चिन पर किस करता है। आरोही का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दच अब आरोही के पूरे शरीर को एक एक करके चूमने लगता है। आरोही के भी हाथ दच के शर्ट पर कस जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे में इस तरह से खोए हुए थे कि कब उनके कपड़े शरीर से उतरे उन्हें पता ही नहीं चलता है। और कुछ ही देर में उस रूम में उन दोनों की सिसकियां और आहों की आवाज गूंजने लगती है। इस वक्त उनका रूम उन दोनों की प्यार की गर्मी से भर जाता है और दोनों ही एक दूसरे की खुशबू में पूरी तरह से खोए हुए रहते हैं। आज दोनों को ही उनका प्यार वापस मिल गया था और आज दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। जिया जैसे ही रूम में आती है तो क्रिस त्रिस अपना सामान पैक करके बैठे होते हैं और जिया को देखकर बोलते हैं, मासी मम्मा कहाँ है। जिया उन दोनों के गालों पर प्यार से हाथ फिराते हुए उन्हें बेड पर ले जाकर बोली, बेटा मम्मा किसी जरूरी काम से बाहर गई है, आप लोग चलो डिनर कर लो। दोनों बोले, लेकिन मम्मा तो कह रही थी कि आज उन्हें निकलना है। फिर जिया बोली, नहीं, आज मम्मा को कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए आज वो नहीं जाएंगी। चलो मैं तुम दोनों को डिनर करा देती हूँ। वो उन दोनों को डिनर कराती है और वापस से बड़े ही प्यार से बेड पर ले जा करके उसे थपकी देकर सुलाने लगती है। कुछ ही देर तक हुए दोनों मस्ती करते हैं और फिर दोनों थोड़ी देर में सो जाते हैं। जिया भी उन दोनों के साथ बेड पर लेट जाती है। अचानक उसे कुछ याद आता है और वो डर जाती है। अचानक नींद में ही उसकी आंखें कसमसाने लगती हैं और एक तेज चीख के साथ वो उठकर बैठ जाती है। जैसे ही वो उठकर बैठी तो सामने सोफे पर बैठे रोहित पर उसकी नजर जाती है, जो कि उसे ही देख रहा था। रोहित जिया के चिल्लाने पर उसके पास जाकर पूछता है, व्हाट हैपेंड बेबी। ये सुनकर जिया उसकी तरफ देखती है और अचानक ही क्या होता है कि रोहित को कसकर गले से लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रोहित उसे संभालते हुए बोला, क्या हो गया, क्यों परेशान हो, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या, बताओ मुझे, या तुमने कोई बुरा सपना देखा है। जिया फिर भी कुछ नहीं बताती है, बस सिसकती रहती है और काफी देर तक सिसकने के बाद वो खुद को नॉर्मल करके रोहित से अलग होते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। रोहित को थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसे ये समझ में आ गया था कि कुछ ऐसा है तो जिया सबसे छुपा रही है, पर क्या वो सब कुछ जानना चाह रहा था। इसके लिए उसने अपने एक आदमी से कॉल करके कह दिया था कि जिया की सारी इंफॉर्मेशन निकाले। उसे ये पता लगाना था कि जिया उस दिन लहंगे में क्यों भाग रही थी और किस लिए भाग रही थी, कौन थे वो गुंडे। ये सारी बातें जानने के लिए वो अपने इन्फॉर्मर को सब बता देता है और वो इन्फॉर्मर भी हाँ में सिर हिला देता है और रोहित कॉल कट कर देता है। फिर वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, फिर क्या छुपा रही हो तुम जिया, मैं ये सारी चीज पता लगा कर ही रहूंगा। कुछ तो ऐसी चीज है जो तुम छुपा रही हो और जरूर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसे तुम कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती हो। ये वो सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोनिका अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी और सोच रही थी कि अब तक उसे आदमी का कॉल क्यों नहीं आया, जिस आदमी को उसने आरोही पर नजर रखने के लिए कहा था। इतनी देर तक इंतजार करने के बाद रोनिका ने खुद ही उस आदमी को कॉल किया। दूसरी तरफ से किसी ने बोला कि मैम, आपने जिस आदमी को कॉल किया है वो तो मर चुका है। ये सुनकर तो
रोनिका एकदम हैरान रह जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। वो ये सोच रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है उसके आदमी के साथ। फिर कुछ सोचते हुए दक्ष की रूम की तरफ जाती है, पर सोचती है कि मैं एक बार चल के दक्ष को चेक करती हूँ, उसका क्या रिएक्शन है। और उसे दक्ष की याद भी आ रही थी। वो तुरंत अच्छे से तैयार होकर मेकअप करके दक्ष के रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दक्ष के रूम के पास पहुंचती है और रूम पर नॉक करती है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसकी डोर को नॉक करती रहती है। पर बहुत देर तक जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो तुरंत दक्ष को कॉल करती है। उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब तो रोनिका का दिमाग ही फिर गया। वो सोचने लगी कि बात क्या है, दक्ष का फोन क्यों बंद आ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा क्या हो गया। वो इधर उधर घूम रही थी। अचानक ही उसके माइंड में कुछ आता है और वो कुछ सोचकर आरोही के रूम की तरफ बढ़ जाती है। और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिल गए हैं। उसके मन में यही सब चीज चल रही थी कि हो ना हो वो दोनों मिल गए होंगे। बताओ, आरोही दक्ष को अपने जाल में फंसा ही नहीं है। ये सब सोचते हुए बड़बड़ाकर खुद से बोली, नहीं नहीं, मैं दक्ष को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। चाहे आरोही कुछ भी कर ले, पर मैं दक्ष को अपना बनाकर रखूंगी। दक्ष सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यही कहते हुए आरोही के रूम की तरफ तेज कदमों के साथ बढ़ जाती है। वो आरोही के रूम के पास पहुंचती है और रूम के डोर को तेज तेज से नॉक करने लगती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और जब वो सामने देखती है तो वहां पर जिया होती है। रोनिका जिया से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर जिया बोलती है कि तुमसे मतलब। जिया को नहीं जानती है और वो कहती है कि ये तो किसी और का रूम था। फिर जिया बोलती, हाँ, ये किसी और का रूम था, पर अब वो यहाँ से चली गई है। जिया तो उसे देखते ही समझ गई होती है कि ये रोनिका है, इसीलिए वो बात बदल देती है। जिया की बात सुनकर रोनिका जाने लगती है, पर सोचकर वो पीछे मुड़ती है और सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक जाती है। रोनिका अपने सामने बैठे इंसान को देखती है तो एक पल के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने रोहित बैठा हुआ था। हालांकि रोनिका ये जाहिर नहीं करती है कि उसने रोहित को देख लिया है, इसलिए वो अनजान बनते हुए वहां से चली जाती है। पर उसके मन में बार बार यही चल रहा था कि दक्ष का असिस्टेंट रोहित उसके रूम में क्या कर रहा है और इस लड़की के साथ क्यों है, और ये लड़की कौन है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। हो ना हो ये लड़की जरूर आरोही से मिली हुई है। मुझे जल्द से जल्द कुछ भी करके पता लगाना होगा। मेरा वो आदमी कहाँ चला गया। ये सब सोचते हुए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत अपने रूम में जाती है और किसी को कॉल मिलाती है। कुछ दिन बाद कॉल पिक होता है तो रोनिका बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सारा प्लान फेल हो रहा है। शायद तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है। तभी रोनिका बोलती है, यस डैड, प्लीज हेल्प मी, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। दूसरी तरफ से उसके डैड बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें किसी भी हाल में दक्ष को अपना बनाना ही होगा, क्योंकि उसके कारण हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तुम्हें पता है ना बिजनेस कितने घाटे में जा रहा है, और फिर भी तुम अय्यासी कर और मुझे तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुम दक्ष को अपनी जाल में फंसा सको। मैंने बहुत पैसा और समय बर्बाद किया है, इसलिए तुम्हें हर हाल में दक्ष को अपना बनाना ही होगा। ये कहकर उसके डैड और कट कर दिए। रोनिका गुस्से से सोफे पर मोबाइल को पटक दी और बोली, ओ डैड, आप किसी काम के नहीं हैं। और रही बात दक्ष की, तो उसे अपना मैं बनाकर रहूंगी। इस कारण नहीं कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस कारण कि मैं उसे चाहती हूँ। मैं पागल हूँ उसके लिए, और वो सिर्फ मेरा है। अगर वो मुझसे दूर जाने के बारे में सोचेगा भी ना, तो मैं उसकी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दूंगी। दक्ष ये नहीं जानता कि रोनिका क्या चीज है। अब तक उसने बस मेरा प्यार देखा है, अब वो मेरी नफरत देखेगा। अगर वो मुझसे दूर जाने के बारे में भी सोचा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो गुस्से से अपने बालों को नोचने लगती है और रूम में रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। वो चिल्लाकर बोली, आरोही, आरोही, या ए आर, तुम जो भी हो, तुम्हें मरना तो होगा ही। ये कहते हुए गुस्से से चिल्लाए जा रही थी। दूसरी तरफ दक्ष और आरोही अपनी ही दुनिया में मस्त थे। किस करते करते ही पूरी रात बीत गई और अगली सुबह रूम के विंडो से आ रही सूरज की किरणें जब आरोही के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद कच्ची होने लगी और वो कसमसाने लगी। कसमसाते हुए जब वो अपनी अधखुली आंखें खोलती है और खुद को किसी अनजान रूम में देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी नजरें किसी की नजरों से जा मिलती है।
तो वो और भी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने इस वक्त दक्ष था, जो कि बस एक टक उसे ही निहारे जा रहा था। आरोही गुस्से से चिल्लाने वाली होती है, तभी कुछ सोच कर चुप हो जाती है। फिर वो खुद की हालत देखकर और भी ज़्यादा चौंक जाती है। तब उसे सब कुछ याद आने लगता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वहीं दत्त आरोही की तरफ झुकते हुए बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? ये कहते हुए वो उसके गालों को सहलाने लगता है। आरोही झट से दत्त के हाथों को हटाते हुए बोली, कुछ नहीं, छोड़िए, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। ये कहते हुए वो जाने लगती, तभी दत्त उसके हाथों को पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए बोला, वाइफी, ये कौन सी बात हुई? इतने सालों बाद हम मिले हैं, इतने सालों बाद हमने रात साथ में बिताई है, और सुबह में तुम्हें देख रहा हूँ, फिर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, वो भी बिना गुड मॉर्निंग विश किए? आरोही दत्त की बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाती है और उसकी तरफ देखकर बोली, गुड मॉर्निंग हबी। गुड मॉर्निंग बोलकर आरोही जाने लगती है, तभी दत्त उसे उसके हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ये कौन सा तरीका है वाइफी, गुड मॉर्निंग विश करने का? आरोही दत्त की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगती है, तभी दत्त उसे पकड़कर बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर बोला, नाउ लेट्स हाउ कैन से गुड मॉर्निंग, और तुरंत ही आरोही के होठों पर अपने होठ रख दिया। आरोही तो एक पल के लिए हैरान रह गई। वहीं दत्त आरोही के सॉफ्ट गुलाबी होठों के रसों को पीने लगा। थोड़ी देर बाद आरोही भी उसकी किस में मदहोश होने लगी और उसके हाथ दक्ष के बालों में चले गए। आरोही की पतली पतली उंगलियां दक्ष के बालों में घूम रही थी, वहीं दक्ष आरोही को पेशेंटली किस किए जा रहा था। कुछ देर बाद दक्ष धीरे से उठा और आरोही को अपनी गोद में उठा लिया। आरोही हैरानी से दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? तो दक्ष बोला, कुछ नया तो नहीं कर रहा ना वाइफी? आरोही दक्ष के सीने पर मारते हुए बोली, हट, छोड़िए मुझे। दक्ष बोला, ओनली फॉर यू वाइफी। ये कहते हुए वो अपनी एक आई विंक कर दिया। आरोही शर्माने लगी और दक्ष के सीने में अपना चेहरा छुपा ली। फिर दक्ष उसे गोद में लिए हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वॉशरूम में उन दोनों की ही तेज तेज आहों की आवाज गूंज रही थी। उनके बीच के रोमांटिक सीन को साफ बता रहा था कि वहीं क्रिस त्रिस भी उठ गए थे और उठते ही जिया और रोहित को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो दोनों जिया से चिल्लाकर बोले, हमें अपनी मम्मा से मिलना है और हम कब से परेशान हैं। तभी निखिल वहां आता है और वो दोनों दौड़कर निखिल के पास जाते हैं, बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बडी। तभी निखिल मुस्कुराकर अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, गुड मॉर्निंग बच्चा। दोनों के माथे पर हाथ फेरता है। तभी वो दोनों बोले, बडी, मम्मा कहाँ है? तभी निखिल मुस्कुराकर बोला, आपकी मम्मा किसी काम से बाहर गई हैं, पर जल्दी आ जाएंगी। एक पल के लिए तो निखिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन फिर उसने यही बहाना बना दिया। दोनों बोले, पर कभी ऐसा तो नहीं होता है कि मम्मा हमें छोड़कर जाएं और इतना लेट करें? ये कहकर दोनों मुंह फुलाकर जाकर सोफे पर बैठ जाते और बोले, हमें मम्मा से मिलना है। कहीं ऐसा तो नहीं बडी कि आप हमें मम्मा से छुपा रहे हो? निखिल हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, इन दोनों का आखिर आज हो क्या गया है? वहीं जिया और रोहित भी ये सब देखकर हंस रहे थे। वो दोनों सोचे, चलो अच्छा फंसा है, कब से ये दोनों हमें परेशान किए थे। तभी निखिल उन दोनों बच्चों के पास जाकर उन दोनों के गालों को प्यार से छूकर बोला, मैं तुम्हारी मम्मा को क्यों तुम लोगों से छुपाऊंगा? तभी वो दोनों बोले, पर बडी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मम्मा हमसे दूर हो। तभी निखिल का मोबाइल बज उठा। मोबाइल चेक करता है तो उस पर आरोही का नाम फ्लैश हो रहा था। निखिल तुरंत कॉल पिक करके बोला, आरो, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हारे दोनों बच्चों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। तभी दूसरी तरफ से आरोही कुछ बोली और निखिल बोला, ओके, और तुरंत स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से आरोही बोली, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। अपने मम्मा की आवाज सुनकर क्रिस बोले, गुड मॉर्निंग मम्मा, आप कहाँ हो, जल्दी आओ। तभी आरोही बोली, बस मेरा बच्चा, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ, और मम्मा आपकी डैडा के साथ है। ये सुनकर दोनों बच्चे चौंक गए और हैरानी से बोले, आप डैडा के पास हो और हमें बताया भी नहीं? ये कहकर दोनों मुंह फुला लिए। आरोही बोली, इट्स अ सरप्राइज फॉर योर बच्चा। तभी क्रिस और त्रिस सामने की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो दोनों अपनी गोल मटोल आंखों को बड़े किए सामने की तरफ देखते रहते हैं। यहाँ सामने आरोही खड़ी थी। अपनी मम्मा को देखकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए आरोही के पास आते हैं और उसके पैरों से लग जाते हैं। आरोही जल्दी से घुटनों के बल बैठती है और दोनों को अपने सीने से लगाकर बोले, आई एम सॉरी बच्चों, मम्मा को आने में लेट हो गया ना। दोनों बच्चे तुरंत ही आरोही के गालों पर किस करते हुए बोले, इट्स ओके मम्मा। आरोही सुनकर मुस्कुरा देती है और बड़े ही प्यार से बोली, दिस इज माई लवली बेबी। ये कहकर उन दोनों के गालों पर किस करती है। उसी समय दक्ष रूम में आता है और दक्ष को अपने सामने देखकर
वो दोनों बच्चे चौंक जाते हैं और वो कभी दच की तरफ तो कभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर सोच रहे थे ये तो उनका फ्रेंड है। तभी वो आरोही से दूर होकर दच के पास गए और बोले, फ्रेंड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दच बोला, नहीं बेटा, मेरा मन था तुमसे मिलने का। तभी आरोही बोली, क्या तुम जानते हो इन्हें पहले से? क्रिस और क्रिस दोनों जल्दी से सिर को हाँ में हिलाकर बोले, हाँ, हम दोनों इनसे पार्क में मिले थे। ये बहुत ही अच्छे और हमारे फ्रेंड भी हैं। आरोही अजीब तरह से घूरकर दच की तरफ देखी तो दच अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। फिर वो क्रिस और क्रिस की तरफ प्यार से देखने लगा तो क्रिस और क्रिस दोनों खुश होकर दच से बोले, हेलो अंकल। ये सुनकर दच का मुंह बन गया। आरोही दच के चेहरे को देख मुस्कुराते हुए अपने दोनों बच्चों के पास गई और प्यार से उनके गालों को सहलाते हुए बोली, ये आपके सिर्फ अंकल नहीं है, बल्कि ये आपके डैड है। ये सुनकर तो वो दोनों और भी चौंक गए। कभी दच को देखते तो कभी आरोही को। दोनों ही अपनी गोल मटोल आंखों को बार बार झपकार कर देख रहे थे। तभी दच अपने घुटनों के बल बैठा और दोनों बच्चों को पकड़कर बोला, यस, आई एम योर डैड। तभी वो दोनों बच्चे मुस्कुरा दिए। उन दोनों के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो दोनों झट से दच के गले लग कर बोले, डैड। इस वक्त दोनों के होठों पर मुस्कान थी और दच के होठों पर भी बड़ी सी स्माइल थी। आज अपने बच्चों को गले से लगाकर उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया का सब कुछ उसे आज ही मिल गया है। अब उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। ये सब सोचते हुए दत्त मुस्कुराए जा रहा था। वहीं उसके दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे। आरोही भी अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर वो भी बहुत खुश थी और मन ही मन बोली, आई एम सॉरी बच्चों, मेरे कारण आप लोग इतने दिनों तक अपने डैड से दूर रहे। काश मैंने पहले ही बातें कर ली होती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। मुझे शक नहीं करना चाहिए था। ये सोचकर एक गहरी सांस ली थी। तभी दच आरोही के चेहरे के भाव को देखकर सब समझ जाता है। कुछ देर बाद सभी बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं और दच निखिल को घूर रहा था और निखिल बोला, डोंट वरी मिस्टर खन्ना, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। मेरे और आरू के बीच ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे अपने भाई की तरह मानती हैं। ये सुनकर दच की आंखें जो अभी तक सख्त थी वो अपने आप बंद हो गई। वहीं आरोही मुस्कुराते हुए बोली, आप भी क्या सोचते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ मेरा भाई है। ये सुनकर दक्ष मुस्कुराया और वो कुछ बोला नहीं। फिर वो अपने दोनों बच्चों को बारी बारी से अपने हाथों से खिलाने लगा। दोनों बच्चे बड़ी ही खुशी से ताली बजाते हुए खा रहे थे। वहीं जिया और रोहित भी सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। इस वक्त सभी बहुत खुश थे। रोहित बार बार जिया को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब उनकी फैमिली हो गई है, अब हमारी बारी, जल्दी हमारी भी फैमिली होगी और हम बहुत खुश होकर रहेंगे। ये सब सोचते हुए रोहित के पेट में मानो हजारों तितलियां उड़ रही थी। वहीं जिया तो अलग ही भाव होते हुए वो रोहित की तरफ देख ही नहीं रही थी। उसके मन में तो अजीब डर सा समाया हुआ था। मन ही मन कह रही थी, ओ गॉड, मेरी सच्चाई सामने ना आए, मुझे कोई पकड़ ना पाए। ये सब कहते हुए वो बड़बड़ाई जा रही थी। कुछ देर बाद सभी आपस में मजाक कर रहे थे और थोड़े समय बाद दच अपने दोनों बच्चों को लेकर उनके रूम में चला गया। फिर वो दोनों उसके साथ खेलने लगे। वही रोनिका पागलों की तरह दच को ढूंढ रही थी। वो सोच रही थी कि अचानक से दच कहाँ चला गया। जब रोनिका से रहा नहीं जाता तो दच को कॉल करती है तो इस बार उसका फोन ऑन था और उस पर कॉल जा रहा था। दच जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर खेल रहा था, अचानक मोबाइल बजने से वो अपने बच्चों को एक मिनट रोकता है और अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकालकर चेक करता है तो उस पर फ्लैश हो रहे रोनिका का नाम देखकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसी समय आरोही भी वहां आती है और दच के हाथों में मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वो दच को घूरती है। दच हड़बड़ा जाता है और जल्दी से कॉल को कट कर देता है। आरोही से बोला, वाइफ तुम गलत सोच रही हो। आरोही गुस्से से बोली, आई डोंट केयर, तुम्हें जो करना है वो करो। ये कहते हुए पिलो को दच के मुंह पर मारती है और तुरंत ही उस रूम से बाहर चली जाती है। दच आरोही को मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है तो उसके दोनों बच्चे उसको रोकते हुए बोले, डैड, हमारे साथ नहीं खेलना है। दच मुस्कुराकर अपने दोनों बच्चों को बोला, देखो ना बेटा, तुम्हारी मम्मा नाराज हो गई है, उन्हें मनाना होगा ना। ये सुनकर दोनों बच्चे मुस्कुराकर बोले, इट्स वेरी टफ सिचुएशन डैड, क्योंकि मम्मा इतनी जल्दी मानेगी नहीं। ये सुनकर दच मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे डैड सुपरमैन है, वो तुम्हारी मम्मा को मना लेंगे। ये सुनकर बच्चे खुश होकर ताली बजाने लगे और बोले, आई नो माई डैड इज अ सुपरमैन। फिर दोनों इधर उधर उछलने लगे। तभी दच भी अपने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुराया। दच जब आरोही के रूम में पहुंचा तो आरोही अपने रूम के सारे सामान को इधर उधर फेंक कर चिल्लाई जा रही थी कि हाँ हाँ, जाए, मुझे क्या पड़ी है। ये कहते हुए बेड पर गुस्से से बैठ जाती है। तभी दच वहां आता है और आरोही को मुंह फुलाए देखता है तो कहता है, ओ गॉड,
लगता है बहुत गुस्से में है। वो धीमे कदमों से आरोही के पास गया। आरोही जो कि अभी भी गुस्से से मुंह फुलाए दूसरी तरफ मुंह की थी, तभी दक्ष आरोही के पास गया और अपने सिर को अपने कंधे पर रखकर बोला, व्हाट्स गोइंग वाइफी। ये सुनकर आरोही गुस्से से तिरछी नजरें किए दक्ष की तरफ देखी। दक्ष अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लाकर बोला, आई नो कि तुम थोड़ी नाराज हो वाइफी। तुम नहीं जानती मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।